बैठे रहो बेटा, बैठे रहो, बैठे रहो। कुछ पूछना है इसको? है? नहीं, कुछ पूछ लो भाई। आदमी तो शक्ल उतरी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। बगल वाले को खा जाओ भाई, बक्स में बैठ लो। है? क्या कह रहा है? वेजिटेरियन तो उससे वो लिख लेना, साइनो बैक्टीरिया लिख ले बगल वाले, फिर खा जा। नहीं, हाँ थोड़ा सा उस पर कलर भी लिख दियो हरा। है? कौन सा पिगमेंट होता है भाई साइनो बैक्टीरिया में, कौन बताएगा? लास्ट पंडित जी, बाल वाले पंडित जी। हाँ भाई नाम बताओ, पहले नाम बोलिए। रवि, हाँ बता, कौन सा पिगमेंट होता है साइनो बैक्टीरिया? साइनो बैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है? नहीं बता, ठीक है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। सही है, ठीक है ना? क्या बातचीत करी, याद कर रहा था? ठीक है, कुछ पूछो, कोई कुछ नहीं पूछेगा? नहीं, तुम दोनों लास्ट कुछ पूछना बेटा? नाराज से बैठे हो, क्या हुआ है? देख मेरी एक चीज और समझ है, ये जो तैयारी है ना 8-9 महीने, 10 महीने, 11 महीने जो चलती है, ये टेंशन में तो चली नहीं सकती। सही है, एक ही तरीके से चल सकती है, मेहनत करते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ देखो। जब भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो अपने टीचरों से जाके बात करो। मेरे से कर सकते हो, सुधांशु कर सकते हो, जिससे आप कंफर्टेबल जाकर एक बार बात करो, मिलो, समझो कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊं, हम लोग ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में गए तो मैं क्यों इतना ज्यादा मतलब बच्चे के बीच में जा पाया या बात कर पाया, मैं कमेंट पढ़ता सबसे ज्यादा। तो रियल में कमेंट ये बताते थे कि बच्चे की कहाँ दिक्कत चलती है। ठीक है, और उनसे हमें रियलाइज होता था कि यार कहाँ क्या गड़बड़ है, कैसे है, क्या है, वो पता चलता था रियल में, है ना? नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि हमें लग रहा होता बच्चे को समझ आ रहा है। ऑनलाइन में तो खास बात क्या होती है, टीचर को ही लग रहा होता है मैं मस्त पढ़ा रहा हूँ, मस्त मजा आ रहा है, कि बच्चा तो समझ क्यों नहीं रहा। बट टीचर के लेवल में और बच्चे के लेवल में डिफरेंस है, वो पहली बार पढ़ रहा है, हम उस चीज को पता नहीं 200 या 300 बार पढ़ा रहे हैं। सही है ना? अब जैसे मैं बैक्टीरिया बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में इमेज बन रही है, पर तुम्हारे लिए तो बैक्टीरिया का मतलब है ही नहीं। सही है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, ये कर दिया क्या हमने? पता चला गया, वही वाली फाइल दोबारा खोलनी है। वो तो आउट कर दिया। आउट का मतलब क्या? मतलब वो सेव कर दिया। सेव कर दिया ना? कहाँ सेव किया? फिर से खोलो, मेरे बारे में सेव कर दिया। कहाँ से आप दोबारा करो, ठीक है, इसी को दोबारा से उसमें ना, इसमें से जो पार्ट में डाल सकते हो उसमें, ठीक है? ठीक है, चलें स्टार्ट करें बेटा? स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट दो। चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे अभी हम यहां से क्या पढ़ने वाले अपने सबसे बाहर की लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, उससे स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लो। हेडिंग आप क्या डालोगे? नहीं, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं, सेल एनवलप। हेडिंग क्या डालोगे आप? सेल एनवलप हेडिंग डालोगे। ठीक है बेटा? ठीक है, तो आप हेडिंग डालो सेल एनवलप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताना, ये
बैक्टीरिया जो है ये अलग से मतलब ये बना क्यों रहा है? जैसे ग्लाइकोकैलिक्स की सेल एनवलप बना क्यों रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ी है? हैं? प्रोटेक्शन या अच्छा एक चीज और बताता हूं। देखो, हम लोग सेल एनवलप की बात करेंगे, हेडिंग डाल लो, पहले सुन लो ध्यान से। हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी के अंदर हैं बहुत सारे सेल्स, तो उनको जो कंडीशंस मिल रही हैं वो ठीक ठाक है। लेकिन बैक्टीरिया एक ऐसा सेल है जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में मिलता है, सही है? तो उसको ऐसा लगा कि क्यों नहीं एक एक्स्ट्रा लेयर हो प्रोटेक्शन के लिए, किसी और फंक्शन के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि वो सिंगल सेल है, सारा कुछ उसका किससे कनेक्ट है? एनवायरनमेंट से। तो उसको एक एक्स्ट्रा किसकी जरूरत पड़ी है? एक एक्स्ट्रा लेयर की जरूरत पड़ी है। कोई डाउट है यहां तक? ये चीज समझ में आ रही है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे सेल एनवलप में, लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो, मैनी बैक्टीरिया, पहला पॉइंट लिखेंगे। या बोलूं मैं, लिख दूं मैं कि लिख लोगे? बोल दूं, लिख लूं? बोल दूं, लिखो। मैनी बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया हैव हैव chemically have chemically complex chemically complex cell envelope। क्लियर है? केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ रही है? तो केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, बिकॉज, बिकॉज करके लिखो, बिकॉज दे आर, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद, क्या रह गया बेटा तेरा लास्ट, क्या रह गया बच्चे? क्या नहीं लिख पाया? लिखा है ना यहां पर, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट, इन अलग है, डायरेक्ट अलग है। दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहले आउटर मोस्ट है। क्या है? आउटर मोस्ट है, और ये बनी हुई है मेडअप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। अब आप में से कुछ बच्चों को म्यूकोपॉलीसेक्राइड पता नहीं है और जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक तरह का क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है। एक तरह का क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है। तो जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये मेरे पास बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये मैंने सेल वॉल बना दी, ठीक है? अब ये जो मैं बाहर बना रहा हूं, इसको अपने क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं। इसको अपने क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है? इसको अपने क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहले क्या है? आउटर मोस्ट है, और किसकी बनी है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड की। कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पॉलीसेक्राइड वर्ड नॉर्मली किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट नहीं? आगे की बात, ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की होती है, एक स्लाइम लेयर होती है और एक कैप्सूल होती है। मैं लिख देता हूं, देख बेटा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये दो टाइप की होती है, टू टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है? एक होती है मेरे पास स्लाइम लेयर, और दूसरी हमारे पास क्या होती है? कैप्सूल होती है। अब ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो, सारे ध्यान से देखो। हमारे पास ये सेल वॉल है, यस, इसमें भी मैंने क्या बना दिए? सेल वॉल बना दी। अब मैंने क्या देखा, इधर देख बेटा, इधर देख ध्यान से, पहले देख लो, बना लो, फिर पहले देख लो फिर बनाना। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये हमारे पास स्लाइम लेयर है, और यहां पर प्रॉपर मोटी सी एक लेयर है। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? यहां पर एक प्रॉपर मोटी लेयर है ऐसी, इसको कैप्सूल कह रहे हैं। तो अगर आप देखो, अगर आप देखो, ये वाली लेयर कैप्सूल,
थिक है, अगर कोई चीज थिक है और साथ में टफ है, टफ मतलब थोड़ी सी हार्ड है, यस, टफ है, थिक है और टफ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। बैक्टीरिया की बाहरी परतें तीन चीजों की बनी है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। यहां तक समझ में आ रहा है? ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का होता है, ठीक है। अब देखो, ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब होता है यहां पर कार्बोहाइड्रेट, कैलिक्स मतलब आउटर, हम क्या ले रहे हैं, आउटर। वो दो तरह का है, एक है स्लाइम लेयर, दूसरा कैप्सूल। स्लाइम लेयर जो होता है बेटा, वो लूज होता है। कैसा होता है? लूज, मतलब टाइट से नहीं लगा हुआ है, लूज है। एंड स्लाइमी है, स्लाइमी मतलब चिपचिपा सा है। चिपचिपा समझ में आता है? ऐसा चिपकने वाला, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या होता है, स्टिकी होता है। क्या होता है? स्टिकी होता है। इसको स्लाइम लेयर कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं? स्लाइम लेयर कह रहे हैं। क्लियर है? सही है। कैप्सूल क्या है? थिक और टफ है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, किससे प्रोटेक्ट करता है ना? कहां से करेगा बताओ? आउटर एनवायरनमेंट। हम क्या लिख सकते हैं बेटा? फ्रॉम, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रोटेक्शन लिख दो। मैं बताता हूं कैसे, देखो इसका एग्जांपल बताता हूं। आप इधर देखो बेटा, सारे बच्चे इधर देखो। इसका एग्जांपल मेरे पास है। आपने एक बैक्टीरिया पढ़ा था कभी जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस, याद आ रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस की मेरे पास एक ये स्ट्रेन है, ठीक है, और एक ये है। ध्यान से देखना, ये वाली जो स्ट्रेप्टोकोकस की स्ट्रेन है उसको हम आर कहते थे। थोड़ा रफ दिख रहा है, इसमें भी आर दिख रहा है, सबको रफ दिख रहा है। पर इसके बाहर एक कैप्सूल है। तो ये वाली स्ट्रेन कौन सी होती थी? एस स्ट्रेन। ये चीज क्या है इसके बाहर? कैप्सूल है जो इसको बचाता है। और ये वाली क्या थी बेटा? रफ। कौन सी स्ट्रेन? आर स्ट्रेन। इसमें से निमोनिया कौन करता था? एस वाला करता था। वो बेटा एक चीज समझो, आपकी बॉडी में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको अगर कोई बीमारी नहीं है, इसका यह मतलब है कि कोई बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं गया, या इसका यह मतलब है कि वो अंदर गया पर सक्सेसफुल नहीं हुआ? अंदर गया बॉडी के, सक्सेसफुल। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो हमारे पास आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डिजीज नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि होस्ट, होस्ट मतलब मान लो ह्यूमन या कौन है, माइस, वो उसको मार देता है। यहां वो डिजीज कर पाता है, क्यों? क्योंकि मार नहीं पाता। समझ आ रहा है? तो ये जो कैप्सूल है ये बचाता है इसको। किससे बचाता है? होस्ट के सिस्टम से। जैसे होस्ट के अंदर कौन होगा? मैक्रोफाज होगा। समझ आ रहा है? वो मारेगा बैक्टीरिया, उससे बचाएगा। तो आपको क्या सीखना है? आपको ये सीखना है कि ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर है, ठीक है, वो लूज हो सकती है, स्लाइमी, चिपचिपी सी। चिपचिपी सी मतलब देखो, कोई चीज, हमेशा इधर देखो भाई, सारे मेरी तरफ देखो। पानी में मिलने वाली चीजें अक्सर चिपचिपी होती हैं ताकि वो पानी होल्ड कर सके। समझ आ रहा है? चिपचिपी क्यों होती है? ताकि पानी होल्ड कर सके, पानी थोड़ा सतह गीली रहे उसकी। ये वाली जो लेयर है, थिक और टफ, यहां पे लिख रहे हैं, ये वाली, देख मेरी बात समझ ध्यान से। ये कैप्सूल जो है इसको प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा? होस्ट से। किससे प्रोटेक्ट करेगा? होस्ट से। तो फ्रॉम होस्ट से बचाएगा। यस। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप्टोकोकस है, उसकी जो एस स्ट्रेन है उसमें क्या है? हैव कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल है। कोई डाउट? ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स किसकी बनी है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वो दो तरह की होती है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर लूज है, कैप्सूल थिक है। क्लियर है? सही है? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, कर सकते हैं यहां तक? अब इसके बाद हम अगली परत पे जाएंगे, वो क्या है? सेल वॉल है। वो क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, बनाइए एक बार फटाफट से। कुछ ना समझ आ रहा हो बताओ जल्दी। हाँ, स्किन के बाहर कुछ ना कुछ होता है। हाँ हाँ, जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं ना, देखिए इधर देखो भाई सारे, ये जो स्किन सेल्स होते हैं इसके बाहर किरेटिन नाम का केमिकल होता है ना? सही है, जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, आसानी से उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती। दूसरा, स्किन लगातार ऑयल, सॉल्ट रिलीज करती रहती है ताकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। समझ आ रहा है? तो बाहरी सतह पे ना उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। समझ आ रहा है?
क्योंकि बाहरी सतह किसके कांटेक्ट में है? एनवायरमेंट के, और एनवायरमेंट कांस्टेंट चीज नहीं है, सही है। और स्किन सेल्स के बीच में जो जगह है उसको भी तो बंद रखना चाहिए हमें, नहीं तो घुस जाएगा। भाई तुम्हारा स्किन जो है एक बैरियर की तरह काम करेगा, बोलो। ठीक है, तुम्हारी स्किन और बच्चे की स्किन लगभग एक जैसी है, दोनों को बचाने के लिए ही होती है। तो ये बाय बर्थ हमारे पास है ना। इसलिए इसको हम कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं? इनेट, जन्म से है। और स्किन का काम क्या होता है? एनवायरमेंट के कांटेक्ट में सेल के बीच में गैप नहीं है, कोई भी चीज स्किन को पार नहीं करेगी। तो इसीलिए बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में कैसे कैसे जा सकता है? खाने के साथ जा सकता है, ब्लड से एंटर कर सकता है, कान से, आंख से, नाक से, ऐसी जगह से जाएगा। समझ आ रहा है? बोलो। अच्छा, किसी ने कोई एनिमल मरा हुआ देखा है? ठीक है, मरे हुए एनिमल में आपको दिखता है कि उसकी आंख खराब हो गई, माउथ वगैरह, ऐसे कान वाली जगह, स्किन थोड़ी बची रहती है। रीजन, स्किन इतनी आसानी से डिकम्पोज नहीं होती। उसको जगह कहां से मिली? जो डिकम्पोजर है उसके नाक से घुस गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। अच्छा, वो स्मेल क्यों कर रहा होता है? प्रोटीन डिकम्पोज हो रही होती है। स्मेल क्यों करेगा? प्रोटीन टूट रही होती है, प्रोटीन जब टूटती है तो स्मेल करती है। समझ आ रहा है बेटा? हाँ, मतलब केराटिन की वजह से वो उसके भी स्किन में आसानी से नहीं घुसता, इसीलिए स्किन सबसे बाद में डिकम्पोज हो रही होती है। वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं डिकम्पोजर, अंदर से डिकम्पोज करने लगते हैं। आ रही बात समझ? ठीक है, बनाओ, जल्दी बनाओ बेटा। हो गया बेटा? चलते हैं आगे, एक बार बात करते हैं सेल वॉल पे ना। ठीक है, चलिए लिख लो एक बार फटाफट से। और जो लिख लिया करे बेटा, बैठ के एक बार एनसीईआरटी देख लिया करो कि कहां दे रखा है ना। हाँ, एनसीईआरटी में लिखता है केमिकली कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोकैलिक्स है। केमिकली कॉम्प्लेक्स का मतलब भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। नोट करो पहले जल्दी से। चलिए बेटा, सेल वॉल को एक बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सेल वॉल कैसी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ,
अच्छा चलो, हेडिंग डाल लो सेल वॉल। ठीक है, एक बार अपने इसका आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, सबने लिख लिया यहां तक? कोई लिख रहा है? देख लो अगर कोई लिख रहा है तो जल्दी करो। लिख लिया? चलो आओ इधर देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की। मेरी तरफ पूरा फोकस करेंगे सारे भाई, इधर ध्यान दो सारे। देखो, आपको पहले सेल वॉल को समझना पड़ेगा कि सेल वॉल एग्जैक्टली सेल के बाहर कैसे होती है ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सेल बना रहा हूं, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, किसी भी सेल की। अब सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होती है, इधर ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। सेल वॉल कैसा स्ट्रक्चर होता है? सेल वॉल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इस तरीके से धागे होते हैं, ऐसे धागे होने चाहिए जो आपस में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसे क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए। इधर देख बेटा, मेरी तरफ समझ। अगर ये धागे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, पर ये आपस में तभी जुड़ सकते हैं जब इनको आपस में जोड़ दिया जाए, तभी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो सेल वॉल कुछ ऐसा होता है कि जिसके बीच में, धागों के बीच में गैप होता है। उससे फायदा क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देख, सेल वॉल इज लाइक एक ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर है जो काफी ज्यादा हार्ड है, पर उसके बीच में गैप है। गैप होने से क्या होता है, फोकस करें पूरा। गैप होने से क्या होता है, एक चीज तो ये है, ठीक है, और एक चीज ये है, मान लो ये है। तो कोई छोटी चीज, कोई छोटी चीज आसानी से, कोई छोटी चीज जो है हमारे पास आसानी से, ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज से ये रोकता है। समझ आ रहा है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के पास डिसीजन है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। तो अगर सेल मेम्ब्रेन के पास डिसीजन है तो सेल वॉल तो पार करनी चाहिए। तो सेल वॉल क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में गैप होता है। तो पानी हो गया, छोटे मॉलिक्यूल हो गए, वो सब आसानी से क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। बैक्टीरिया के बाहर मैंने 3 परत लगा दी, लेकिन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए बाहर से खाना खाना पड़ेगा। अगर वो 3 परत उसे प्रोटेक्शन तो दे रही है, लेकिन अगर वो उसका खाना और जरूरी चीजें रोक ले तो नुकसान हो गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बाहर वाली जो होती है उसको हमने कुछ कुछ काम दे दिया। जो सेकंड नंबर पर सेल वॉल है, वो उसका काम है कि वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, पर हार्ड है और लेकिन उसके बीच में बिल्कुल गैप ना हो, तो कोई भी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, फिर अंदर कैसे जाएगी। समझ आ रहा है? तो जैसे आपने कभी घर में, आपके घर में या स्कूल में कभी जो क्लासरूम की विंडो थी, वहां पर लोहे की जो जालियां नहीं लगी रहती थी बड़े बड़े से, वैसी होती है सेल वॉल। तो बहुत बड़ी चीज अंदर नहीं आ सकती, लेकिन छोटी चीज अंदर आ सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा, अब देखो जरा, मान लो, मेरी बात समझना, पहले समझने की कोशिश करना तो आपको समझ में आएगा। मान लो ये सेल वॉल है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बाहर से मैं पानी अंदर ले गया। अब अंदर पानी भरता चला गया। पानी भरने से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जो कि एक पॉलिथीन जैसी है, जैसे मैं आपसे कहूं कि पॉलिथीन क्या करता है, पॉलिथीन पानी को जाने तो नहीं देता है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो पानी को जाने वाली थोड़ी सी पॉलिथीन है, ठीक है, हल्के से जा सकता है। अब मान लो पानी अंदर चला गया और पानी अंदर से दीवार पे प्रेशर लगा रहा है। अगर ये सेल वॉल नहीं होती तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाती। ये सेल वॉल कैसे काम कर रही है कि जैसे मान लो आपके पास लोहे की स्ट्रॉन्ग दीवारें हैं, उसके आगे आपने एक मेम्ब्रेन लगा दी है। अब अंदर से जब दबाव बना रहे हो तो बाहर वो स्ट्रॉन्ग चीज उसे रोक रही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। ऐसे काम करती है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चीज है, तो सबसे पहले क्या देगी, स्ट्रेंथ देगी। स्ट्रेंथ समझ में आता है उसको, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रेंथ कौन सी, जैसे मैं आपको कहता हूं 2 तरह की स्ट्रेंथ है। जैसे आप मन से स्ट्रांग हो तो मानसिक स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, बॉडी बन जाए तो वैसी वाली फिजिकल स्ट्रेंथ हो गई। ऐसे ही स्ट्रेंथ भी 2 तरह की है। एक है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब सेल स्ट्रांग है, आसानी से टूटेगा नहीं, कुछ नहीं उसमें चीजें टूट फूट नहीं होगी।
उसे कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पहला सेल वॉल क्या करता है, एक तो शेप देता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी कोई शेप है नहीं भाई, पॉलिथीन की कोई शेप होती है नहीं होती, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी कोई शेप नहीं है, तो बाहर अगर कोई हार्ड चीज है तो उसको क्या देगी, शेप देगी। तो पहला काम सेल वॉल का क्या हो गया, शेप देना। दूसरा उसको स्ट्रेंथ देना, स्ट्रॉन्ग बनाना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। तीसरा, अगर पानी अंदर भर गया उसको फटने ना देना। समझो, बर्स्टिंग का मतलब होता है फटना, है ना, तो प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मतलब सेल को फटने नहीं देगा। क्यों फटने नहीं दे रहा है, क्योंकि बाहर क्या है, सेल वॉल है, हार्ड लेयर है। यहां तक कोई डाउट, यहां तक समझ में आ रहा है। और क्या करेगा, बाहर से कोई हार्मफुल चीज है, जैसे मान लो ये कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकती है, मान लो कोई बड़े बैक्टीरिया को कोई छोटा बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। एक तरह का प्रोटेक्शन भी हो गया। समझ आ रहा है, सेल वॉल समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं मान लो सेल वॉल के लिए लिखूं, तो सेल वॉल केमिकली, देखो केमिकली ये अलग केमिकल की बनी है, हम यहां पर लिख रहे हैं पेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन। मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्लाइकन वर्ड किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। और पेप्टाइड का मतलब है चेन ऑफ अमीनो एसिड, चेन ऑफ अमीनो एसिड, उसको पेप्टाइड बोलेंगे, कल पढ़ा हमने। तो पेप्टाइडोग्लाइकन का है उसका केमिकल नाम है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ग्लाइकोकैलिक्स बनी है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, तो सेल वॉल बनी है मेनली कार्बोहाइड्रेट की, उसमें थोड़ा सा पार्ट किसका है, अमीनो एसिड का। सही है, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, ठीक है। एक बार पेज नंबर 17 देखो, पेज नंबर 17, जहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की टेबल दे रखी है, वहां देखो सेल वॉल पे उसने क्या लिखा है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, मोनेरा की। हाँ, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो क्या है, सेलुलोज नहीं है। देख बेटा, ये ग्लाइकन क्या है, मेरी बात सुन, ये ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, मैं लिखता हूं, देख मैं लिखता हूं पॉलीसेक्राइड है। क्या है, पॉलीसेक्राइड है। अब क्या वो सेलुलोज है, देख मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मेरी बात सुन, इधर देखे सारे भाई, इधर ध्यान दो। मान लो मैक्सिमम पेन प्लास्टिक के बने हैं, कुछ पेन लोहे के बने हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ये जो लोहे वाला पेन है ये प्लास्टिक का नहीं बना हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम प्लास्टिक के बनते हैं। तो सेल वॉल मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉन सेलुलोजिक, समझ आ रहा है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस कुछ अमीनो एसिड्स। ये लिखा हुआ उसमें चेक करो, मिला आपको एनसीईआरटी में, मिला सबको, नहीं मिला टेबल में, हाँ क्या लिखा है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉलीसेक्राइड कल बताया था, चेन ऑफ ग्लूकोज को पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, स्टोरेज वाला अलग होता है, स्ट्रक्चरल अलग होता है। स्ट्रक्चरल का एग्जांपल क्या था, सेलुलोज, है ना, काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो सेलुलोज नहीं है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड है, साथ में अमीनो एसिड है। बोलो, कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई डाउट, यहां तक ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम पेप्टाइडोग्लाइकन एनसीईआरटी ने कहीं मेंशन नहीं किया, एनसीईआरटी ने सिर्फ क्या लिखा है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकन हम लिखवाते हैं जस्ट समझाने के लिए, उसका नाम बता रहे हैं। कोई डाउट नहीं। अब सेल वॉल क्या क्या काम करेगी, देखो सेल वॉल का क्या फंक्शन है, सबसे पहले शेप प्रोवाइड करेगी। अगर मैं आपसे कहूं फंक्शन क्या है सेल वॉल का, बताओ, हाँ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, हाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइड शेप। अब ये ऐसा नहीं कि यहां जरूरत है, ये वहां भी जरूरत है प्लांट सेल में। दूसरा क्या करेगी बेटा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या देगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। तीसरा क्या करेगी, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग। अच्छा भाई, अब बर्स्टिंग दो तरह की हो सकती है, सुनो ध्यान से, इसके अंदर बम लगा के उड़ा दो तो भी बर्स्टिंग हुई, लेकिन सेल नॉर्मली कैसे फटता है, पानी घुसने से, और पानी कैसे आता है, ऑस्मोसिस से। समझ आ रहा है, सही है।
मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सेल के अंदर मेनली फटना कैसे होता है? सेल का ऑस्मोटिक बस्टिंग होती है। क्लियर है? अगर तुम और ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होती है? जहां सोल्यूट ज्यादा होता है, जहां सोल्यूट जाता होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसको बताना, ठीक है? प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक का मतलब पानी की एंट्री, ऑस्मोटिक बस्टिंग का मतलब यहां पर क्या है कि सेल नहीं बस्ट करेगा, सेल नॉट बस्ट, कब? बाई एंट्री ऑफ वाटर, बाई एंट्री ऑफ वाटर। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? पानी की एंट्री से सेल नहीं बस्ट करेगा। अब जरा इधर देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। ये एक बीकर है, ठीक है? ये दूसरा बीकर है, ठीक है? इधर आ जाओ। ये बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है। अब कोई जिंदा सेल है तो उसमें कोई ना कोई सॉल्यूट तो होगा ही, बिल्कुल सॉल्यूट है, ठीक है? इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को अपने 10 लिख देते हैं, यहां भी कंसंट्रेशन लिख देते हैं 10, ठीक है? बाहर सिर्फ पानी है, बाहर क्या है? सिर्फ पानी है, सही है? तो अगर यहां पर फ्रेश वाटर है तो कोई सॉल्यूट नहीं होगा, यस? लेकिन अगर यहां मेरीन है, मेरीन मतलब ओशियन का खारा पानी है, तो सॉल्यूट होगा, यस? अगर दोनों तरफ सॉल्यूट है तो पानी मूव नहीं करता है, सही है? दोनों तरफ नमक है तो पानी मूव नहीं करता है। तो प्रॉब्लम कहां पहुंचती है ज्यादा? फ्रेश वाटर में। सेल फटता कहां पर है? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर मतलब ताजे पानी में रख दो। क्यों फट जाएगा? क्योंकि सेल के अंदर सोल्यूट है, पानी में कोई सोल्यूट नहीं है, तो सेल पानी को अपनी तरफ बुलाएगा और सेल फट जाएगा, ठीक है? तो ऑस्मोटिक बस्टिंग, मान लो नीट में क्वेश्चन आता है, ऑस्मोटिक बस्टिंग इज मोर पॉसिबल इन मैरीन और फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर। समझ आ रहा है? इसका मतलब जो भी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी एक परेशानी है कि उनके अंदर पानी घुस के सेल फट सकता है, सही है? तो क्या करें? या तो बाहर क्या लगाएं? सेल वॉल लगाएं, और अगर सेल वॉल नहीं लगा सकते तो अंदर कुछ ऐसा रखें कि पानी बाहर फेंक सकें, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। समझ आया नहीं आया? बोलो भाई, तुम्हारे घर में पानी घुस रहा है, सही है? या तो पानी घुसने से दीवारें टूट रही हैं तो दीवार के बाहर सपोर्ट लगाओ। दूसरा तरीका क्या है? पानी को अंदर से बाहर फेंको, लगातार पंप लगाओ। तो वो पंप कौन है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, ध्यान सुनना। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो 5 ग्रुप है। डायटम में सेल वॉल होती है, डाइनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल होती है, यूग्लिनॉइड पानी में होता है, सेल वॉल नहीं होती, फ्रेश वाटर में होता है, सही है? किस में मिलता है? फ्रेश वाटर में मिलता है। और प्रोटोजोआ में अमीबा भी फ्रेश वाटर में मिलता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा और यूग्लिनॉइड में होना चाहिए। ये रटने वाली बात तो नहीं है, समझने वाली बात है। समझ आ रहा है? अगर मैं कह रहा हूं यार डायटम में क्यों नहीं है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बाहर सेल वॉल है तो बोलो, सही है? डाइनोफ्लैजिलेट मेरीन है, उसमें नहीं चाहिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जो पानी को बाहर फेंकता है। किसको नहीं समझ में आई? पहले हाथ खड़ा करो, जल्दी बताओ। दोबारा रिपीट करूंगा, और बताओ भाई, कर लिया करो यार, दोबारा बता रहा हूं। तू आगे बैठा कर भाई, बीच में मेरे पास आ। हाँ यहां पास में आ मेरे, ठीक है? अमित कहां गया? हाँ ठीक। तेरे बाल थोड़े बड़े हो गए भाई, कटवा लेने हैं। घर ठीक है, घर जाऊंगा कटेंगे थोड़ी, कटवा देंगे घर वाले, फिर तो मजबूरी है ना? नहीं, हाँ दौड़ा लेंगे नहीं तो। हाँ तो घर पे कहता होगा गर्मी ज्यादा हो गई, इससे थोड़ा छाया बना रहता है, हैं? ठीक है, अब सुनो, इधर ध्यान दे भाई, मैं क्या दोबारा रिपीट करूंगा, सारी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है? आपको क्या कर रहे हैं, देख बेटा, स्टार्टिंग के टॉपिक्स में हम लॉजिक बताते हैं काफी सारे। ये आपको क्या होगा, जब कभी क्वेश्चन पढ़ रहे होगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी चीज क्लिक कर जाती है और वो सॉल्व हो जाता है, इसलिए अपने ये करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास फ्रेश वाटर का मतलब होता है तालाब का पानी, रिवर का पानी,
जिसमें सोल्यूट बहुत कम होता है, जीरो नहीं होता, बिल्कुल बहुत कम होता है। जीरो होता है डिस्टिल वाटर में। जीरो किसमें होता है? डिस्टिल वाटर में। फ्रेश वाटर में बहुत हल्का सा होता है। फ्रेश वाटर में लगभग ना के बराबर सोल्यूट है, मेरीन में सोल्यूट है, सेल के अंदर सोल्यूट होता है साइटोप्लाज्म में। सही है? तो पानी ज्यादा कहां एंटर करेगा, फ्रेश वाटर या मेरीन? फ्रेश वाटर में। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो भाई, ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ, आ जाने दो, क्या हो गया यार, आ जाओ। देखो, फ्रेश वाटर में मेरी बात सुने ध्यान से, हमारे पास क्या हो गया, फ्रेश वाटर में हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट प्रेजेंट। ये इस बात में कोई डाउट है? पहले बताओ। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास, ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास ये सेल वॉल है। अब क्या है, सेल वॉल सेल को फटने से बचाती है। सेल वॉल क्या है, सेल को फटने से बचाती है। ठीक है, अब अगर जिन सेल्स में सेल वॉल नहीं है और वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो उनको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ना कि ज्यादा पानी को बाहर फेंके। उनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। बोलो, उनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कोई डाउट? ठीक है, आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ आप, कर लीजिए, बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ते ना तुम लोग? है? कौन कौन पढ़ सो रहा था अभी बैठ के? है? अब बताओ भाई। नहीं ठीक है, अभी क्या है, ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रॉपर का बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी जस्ट बेसिक्स हैं, मतलब हम लोग वो बेसिक पढ़ा रहे हैं जो इनको साल भर हेल्प करेगा। सर फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका भी बिहार में ऑफलाइन क्लास में? ऑफलाइन तो पढ़ाया हमने, बहुत पढ़ाया है। बिहार में? नहीं बिहार में नहीं, तो बच्चे तो सारे एक जैसे ही होते हैं। पर ये है कि अभी क्या होगा, अभी इनमें से जो बच्चे एक दो महीने थोड़ी एफर्ट कर लेंगे, वो बेसिक्स जब इंप्रूव हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से बेटर हो जाएगा इनके लिए। तो कैसा सर, और भी बच्चों को आपने पढ़ाया होगा सर, स्पेशली आप जो अभी पढ़ा रहे हैं बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या डिफरेंस लगा सर? डिफरेंस एक ही होता है, ये मतलब उस तरह के होते हैं कि यार नहीं सिर्फ पढ़ना है, वो एक मुझे दिखता है, लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही करना है, पर थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचना भी है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो वहां हम इन लोगों की हेल्प करेंगे। अभी क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में इनमें से बहुत सारे बच्चे जब थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा तो फिर अच्छा दिखेगा। हाँ, बिहार में ये रहता है कि जैसे बिहार हो गया, इवन यूपी हो गया, और राजस्थान के कुछ एरियाज जब हम लोग गाँव साइड में जाते हैं, वहां पर मतलब हमें ऐसा लगता है कि बच्चा टाइमली आके प्रॉपरली क्लास अटेंड करता है, सुनता है बात, क्योंकि उसको बहुत कुछ होता है ना गेन करने के लिए। हाँ, तो ये बच्चे किस क्लास, 11th के 12th के? ये पास आउट है। अच्छा, ये proper है? सब ड्रॉपर बैच है, सबने 12th के एग्जाम दे दिए हैं, कुछ ने इवन इस साल दे भी रहे होंगे एग्जाम, वो बच्चे हैं। तो अभी क्योंकि नीट अभी होने वाला है, पर इनको लग रहा है कि अभी नहीं, हमें और बेसिक्स इंप्रूव करने चाहिए, तो हमने बैच स्टार्ट कर दिया, अब लोग पढ़ रहे हैं। तो इन बच्चों से मैं बात करना कर चाहूँगा। लीजिए भाई, कोई बुरा नहीं बोलना, बहुत पिटाई करूंगा मैं। कर लीजिए, मैं क्लास के बाहर चला जाऊं कि वैसे ही? ठीक, कोई दिक्कत। आप तो पहले ऑनलाइन में सर कितने पढ़ चुके हैं? सारे सारे पढ़ चुके हैं। तो ऑफलाइन में पढ़ के कैसा लग रहा है? एक साथ मजा आ रहा है? चलिए आप लोग वन बाय वन करके बात करते हैं। क्या नाम आपका? कैसा लग रहा है? तो सो रहा था अभी पीछे, अभी आगे बिठाया मैंने इसको। हाँ, ये सो रहा था पीछे बैठ के, सर आगे भी है, आप क्या? मैं अभी वहां से बिठाया उसको। क्या लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या सबसे अच्छा लगा ऑफलाइन में? ऑफलाइन में ये सर लाइट सर देख के पता चल जाता है सर को कि बच्चे को क्या समझ नहीं आता, और बच्चे भी यहाँ पे हेजिटेट नहीं होता, पूछ लेते हैं। अच्छा, पूछ लेते हैं, आप मना नहीं करते सर? कैसा लग रहा ऑफलाइन? ऑनलाइन में कैसा पढ़े थे? क्या डिफरेंस लगा ऑनलाइन और मजे आ रहे हैं? क्या लग रहा है? रिजल्ट दिखा रहे हैं अगले बार? क्योंकि सर लोग से तो आप लोग का मकसद होगा कि ऑफलाइन में पढ़े, सर ऑनलाइन में बहुत पढ़े और वो चीज भी आते हैं। मेहनत करते सर आप लोग, हम लोग पे मेहनत करते, और ये कैसे आप लोग का बेहतर हो, हम लोग का, हम लोग कैसे मतलब खुद को इम्प्रूव करें, ये इस पे मतलब एकदम एक वर्ड में ऑफलाइन क्लास को बोलेंगे एकदम फिजिकल इंटरेक्शन होता है और एकदम बढ़िया होता है, जितना पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा वो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं थोड़ा
थोड़ा सा कमी रहता वो पेट में पूरा क्या नाम हुआ था? ये रोटी वोटी नहीं खाती बेटा, तेज बोलना थोड़ा। हाँ, तुम लोग खाना वाना नहीं खाते हो? भाई मैं यहाँ खाने का इंतजाम नहीं करूंगा, साफ बात, तू चाहे कितना बोल ले। हाँ, सही है, एक काम कर सकता हूँ, मार खाने का इंतजाम, ठीक है? उससे ही पेट भर जाएगा। भाई सारा याद कराया, वो सारा बोल दे जो याद कराया था। नोट कर लो भाई, है, नोट कर ले। तो स्टार बन गया ना, तेरी वीडियो आएगी, है, पॉडकास्ट करने का मतलब। इसको हम दौड़ाएंगे तब पॉडकास्ट होगा इसका। हाँ बोल बेटा। सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल फिर फटेगा नहीं भाई। सेल नॉट बर्स्ट बाई एंट्री ऑफ वाटर, पानी एंटर कर गया। अरे ये पढ़े, ये अभी बहुत लंबा है, इनको मेहनत करनी है बहुत। अभी तरुण सर के क्लास में हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कैसा अनुभव रहा? इनको जानते हो, कौन है? सुकेश एकेडमी ना, है, यूट्यूब चैनल है? चलो अच्छा है यार करना। तुम लोग एमडी सर से भी नहीं मिले हो, बहुत सारे लोग, एक बार मिले हो? आएंगे। इसका ना, हाँ, ये पूरा एकदम फैला दिया गांव में कि हमारा वीडियो आ रहा है? सबको बता दिया है ना? अपना गाय भैंस सबको बता दिया वहां घूम घूम के, है? वीडियो ही नहीं आया है? हाँ। भाई इसका वीडियो जरूर डालिएगा। हाँ हाँ, ये पूरा मैसेज वैसेज कर दिया, सबको बता दिया है कि हमारा वीडियो आने वाला है। आपको कैसा लग रहा? सबसे यूनिक क्या लगा सर अभी पढ़ा के इन बच्चों को 4-5 दिन? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बस, जैसे क्या, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि हम लोग जैसे काफी साल हो गए ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, हमें सबको फील ये होता है कि बच्चे को आ गया, तो रियल में बच्चे को बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन में हाँ, ये डिफरेंस है। जैसे हम ऑनलाइन में बहुत मेहनत करके कोशिश करते हैं, 3 बार 4 बार बता भी देते हैं, कई बार तब भी नहीं आती हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम इनकी शक्लें देख के, जैसे शक्ल देख के समझ में आ जाता है, जो गंदी सी शक्ल बना रहा है ना, इसको आया नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, वो उसकी शक्ल पे समझ आ जाता है। दूसरा, बच्चा क्या है कि 2-3 बार हेजिटेट करता है, उसको बोलो तो पूछ लेता है। तो स्टार्टिंग, जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है, उसके स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत उनके साथ ऐसी हेल्प हो जाए ना, फिर वो पकड़ लेते हैं चीजों को, फिर वो करने लग जाते हैं। तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है। ऑनलाइन में हम करते हैं मेहनत, स्टार्टिंग के बैचेस में बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, ये सभी लोग करते हैं। स्टिल कई बार ऐसा लगता है कि यार कुछ बच्चों को शायद नहीं आता होगा, और ये वही बच्चे होते हैं, जैसे आप अगर देखोगे ऑनलाइन में भी ड्रॉप हो जाता है बच्चा, धीरे धीरे घटता जाता है। ये होता है, वहां पे हम पता नहीं कर सकते कौन गया कौन नहीं गया। दूसरा, जो डाउट पूछ रहा है, मान लो आज जिसने डाउट पूछा, कल जिसने डाउट पूछा, वो मुझे पता चलेगा ना सीरियस बच्चा है। एक वो जो आया ही नहीं हफ्ते भर से, वो कह रहा है कि नहीं सर ये समझ नहीं आया, तो फिर पहले तो मैं उसकी पिटाई करूंगा। हाँ, क्यों नहीं आया भाई तू एक हफ्ते से? नहीं आया तो समझ में आना। हाँ, नहीं आएगा ना, तो वो चीजें, तो वो एक डिस्टिंक्शन हमेशा से रहती है, ये चीज। ऑनलाइन ऑफलाइन में मेजर ये डिफरेंस। हाँ, ये डिफरेंस है। हम स्टार्टिंग में जो बेस बनाना चाहते हैं ना, वो बन सकता है ऑफलाइन के थ्रू, ये मुझे ऐसा फील होता है। आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे सर? बच्चों को मैसेज दूंगा बेटा, मतलब पॉसिबल 1 साल में सिलेक्ट होना, और जिनका एग्जाम 5 मई को है,
उनके लिए बेस्ट ऑफ लक करो, क्योंकि एग्जाम देना जरूरी होता है। मैं इनको भी बोलूंगा जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, एग्जाम देना जरूरी होता है, उससे आपको अपना लेवल समझ आ जाता है। फिर अगले साल कितना करना है कम से कम ये तो पता ये है। तो पता चलता हाँ, है। ये जरूरी होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होंगे, हमको भी मैसेज आ रहा था सर, सर से मिलना है, तो सर यहाँ पे जो आ भी सकते हैं। सेक्टर में- मैं कल भी हूँ यहाँ पे, आज जैसे आज 25 तारीख के, आज हूँ मैं, अच्छा, कल भी हूँ मैं, शाम शायद 3 बजे 2 बजे तक तो हूँ मैं। अच्छा, और फिर नेक्स्ट वीक में भी मैं फिर से हूँगा। अच्छा, तो अभी तो हम लोग हैं। एमडी सर थोड़ा सा उनका फैमिली में हेल्थ इशू है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे, पर वो भी यहाँ पर होंगे। सर्वेश सर होंगे यहाँ पे, वीटी सर तो यहाँ है ही, है ना। तो हम लोग मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बैच में सभी लोग रहकर थोड़ा सा काम करें कि भाई क्या हम रिजल्ट्स बना सकते हैं, अच्छा, है ना। अभी तो क्या है कि इनको ग्रूम कर रहे हैं बहुत, मतलब इनमें वो है, अभी बहुत सारी चीजें इन्हें आती नहीं है, और ये इनकी गलती नहीं है। एक्चुअल में क्या है, इन्होंने 11th 12th में पढ़ा नहीं हुआ, तो मैं इनको ब्लेम नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि पढ़ा ही नहीं हुआ तो फिर नहीं आता होगा ना। एक बार पढ़ा दें फिर आना चाहिए। अच्छा। तो अगले साल ये इनमें से बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में दिखेंगे सर। ये तो ये बताएंगे भाई। तो इसी तरह उत्साह बना के रखना पूरे साल आप लोग को। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को। धन्यवाद सर। ठीक है आपका सर, भी। ठीक है, थैंक यू। आपने सर बिहार आया सर, और यहाँ पे अरे बच्चों को सेवा दे रहे हैं। बस बच्चे तो पढ़े, बस वही है। बिल्कुल, ये लोग पढ़ेंगे सर, पता पढ़ेंगे ना आप लोग। चलिए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। इसकी फोटो आनी चाहिए, इसकी फोटो आनी चाहिए भाई। इसकी फोटो आनी चाहिए। है चैनल का नाम पता नहीं क्या क्या नाम है, सुकेश है, ठीक है। चलो, सुकेश नाम है, ठीक है। चलो छोड़ो यार, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। आप में से सभी लोगों को फिर मैं बोल रहा हूँ, बेसिक्स वीक है ये गलत बात नहीं है, लेकिन बेसिक्स वीक रह जाएं ये गलत बात है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जो लॉजिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अपने का अपना क्या है, नॉर्मल पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए था, ये 4 रोल लिखा दिए, बात खत्म। ये सब नहीं बताना चाहिए, ये हम मान के चलें कि तुम्हें आना चाहिए पहले से। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि यहां बता देंगे, आगे के लिए ठीक हो जाएगा। अब मैं प्लांट में जाके प्लांट सेल के लिए ऐसे फिर से नहीं ड्रॉ करूंगा। मैंने एक बार बता दिया कि भाई सेल वॉल ऐसे काम करती है, तो प्लांट के लिए भी वही बात ट्रू है। समझ आ रहा है? ये क्लियर है? तो इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा डिटेल करते हैं हम लोग, चीजों को लेके जाते हैं ताकि आपके वो बेसिक्स बन जाए। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को याद हो जाना चाहिए, यूग्लिना और अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। तो जब आप एक बार अपना टॉपिक खोल के देखो, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में अमीबा का नाम लिखा हुआ है, चेक करो, चेक करो एक बार कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फटाफट से सारे बच्चे। सेल वाले चैप्टर में ही होगा, सेल वाले चैप्टर में जाओ। मिला वैक्यूल? मिला? लाइसोसोम के बाद मिला? आगे जा बेटा, यहां 134 वैक्यूल मिला, 134 पेज। अमीबा दिया हुआ है, यूलिना लिखा नहीं है, पर होता उसमें भी, क्योंकि वो भी फ्रेश वाटर है। हाँ, कर सकते हो। अमीबा मिल गया सबको? समझ आ रहा अमीबा क्यों है? क्योंकि अमीबा फ्रेश वाटर में मिलता है। सही है? ठीक है। अच्छा, अमीबा किस में आए? प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ के बाहर सेल वॉल नहीं होती। ये दो लॉजिक काफी है। पहला फ्रेश वाटर में मिलना, दूसरा सेल वॉल ना होना। इस वजह से उसमें कौन सा वैक्यूल होगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और वो पानी को बाहर फेंकता है। अब पानी वेस्ट है, पानी फालतू की चीज है ना उसके लिए, तो उसको क्या हम एक्सक्रीशन बोलेंगे? बोलेंगे। और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब पानी की वजह से सॉल्ट का बैलेंस बन रहा है, हटाने से ऑस्मो रेगुलेशन। डन है? सब वही लिखा है उसमें, पढ़ लो। एनसीईआरटी देखो, पेज कौन सा है? 134। उसमें देखो वैक्यूल में, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के लिए क्या लिखा है? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। नोट करो बेटा जल्दी से, सब लोग करो। है क्या चीज बेटा? नहीं नहीं, ये नोट कर लो, फिर वो नहीं करना अभी कुछ भी, मैं आऊंगा उस पर फिर से। फोर्थ हम लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ना लिख के, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, उसकी एंट्री रोकता है। ठीक है। सेल वॉल पानी रोक सकती है क्या? नहीं। सही है। सेल वॉल गैस रोक सकती है क्या? नहीं। सेल वॉल ग्लूकोज भी नहीं रोक सकती, पर कोई बड़े साइज का मॉलिक्यूल उसको रोक लेगी। सही है। सेल वॉल के लिए नहीं बोलेंगे सेमी परमेबल, नहीं नहीं,
सेल वॉल तो साइज के हिसाब से कर रही है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इतना लिख लिया सबने? हाँ ये कहां से जाएगा, इतना छोटा नहीं होता बैक्टीरिया, ये तो ग्लूकोज है। ये क्या है मान ले, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज तो अंदर जाना चाहिए ना। अगर वो इसके कांटेक्ट में नहीं आया सेल मेम्ब्रेन के, तो एंट्री नहीं होगी। कोई डाउट नहीं। ये क्या है, सेल वॉल है। ये क्या है, सेल वॉल। अब सेल वॉल का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीजें याद हो। ठीक है, चलिए हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इतना लिख ले पहले, कौन लिख रहा है लिख लो पहले, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी से लिखेंगे, जल्दी नोट करो। आज फिजिक्स क्लास है, ठीक है। चलिए लिख लिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की। और वो भी किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, इधर ध्यान देना, कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ऑल दो इसके आने के कम चांसेस होते हैं स्ट्रक्चर के, पर ये सिर्फ समझाने के लिए कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये मेरे पास एक ग्लूकोज है, सिंपल सर्कल बना रहा हूं, कुछ नहीं बना रहा। ये मेरे पास क्या है, एक ग्लूकोज है, ठीक है। क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर। मैंने क्या किया, इस ग्लूकोज को मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, किसी भी चीज को मॉडिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। केमिकल मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है कि उस पर मैं कोई ग्रुप जोड़ता हूं, यही होता है, बोलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मैंने उसमें कौन सी मॉडिफिकेशन करी है, केमिकल। केमिकल मॉडिफिकेशन जब करी है, ध्यान देंगे, तो ग्लूकोज बदल के एक अलग चीज में कन्वर्ट हो गया है। उसको हम बोलते हैं, ध्यान दें, उसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। क्या बोलेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, इन शॉर्ट नैग। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, पर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना, अभी बायोमोलिक्यूल में याद करेंगे। पहले एक बार देख लो, अपने ने इस तरीके से ग्लूकोज की रिंग बना दी, सबको दिख रही है, ठीक है। इस ग्लूकोज की रिंग पर, यहां पर, ये सेकंड पोजीशन होती है, लिखना नहीं है इसको, सिर्फ सुनना है। यहां NH2 जोड़ दिया। NH2 ग्रुप कौन सा होता है, अमीनो। NH2 को क्या बोलते हैं, अमीनो। अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इसे कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। अच्छा, इसे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड। अरे हाँ ना, वो तो बोलो, नहीं पता याद कर लो, पर इतना तो पता होना चाहिए, COH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको इसके साथ रिएक्ट करा दूं, ठीक है। यहां तो इसका हाइड्रोजन हट जाएगा, इसका OH हट जाएगा, तो मैं लिख दूंगा NHCOCH3। ये वाला चीज जो है वो मैंने यहां लिख दी, यहां लिख दी, और इसका हाइड्रोजन हट गया और उसका OH पानी हट गया। तो अब जरा देखो ध्यान से, नाइट्रोजन पर एसिटिक एसिड जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे उसे, एन एसिटाइल, और वो ग्लूकोज का अमीन था। पहले मैंने लिया, इधर देखो ध्यान से, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज पे मैंने NH2 ग्रुप जोड़ा, ठीक है, तो उसे बोला मैंने ग्लूकोज अमीन। क्या बोला, ग्लूकोज अमीन। अब उस ग्लूकोज अमीन पर किससे रिएक्ट करा दिया, एसिटिक एसिड से, तो उसका नाम बदल के क्या हो गया, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। बता बेटा, समझ आया नहीं आया, नहीं आया, तुझे ये ग्रुप पता है, पहले ही बता। नहीं, अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं, पहले सुन। इसको अपने कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, इस वाले को क्या नाम देते हैं, एसिटिक एसिड। यहां तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। पानी कैसे निकलेगा, इसका OH निकल गया, और जब NH2 लिखा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप। क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप।
यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैंने क्या किया, ग्लूकोज पर अमीनो ग्रुप जोड़ा, तो उसको मैंने नाम दिया ग्लूकोज अमीन। क्या नाम दिया? ग्लूकोज अमीन। अब मैंने क्या किया, ये जो CH3COS था इसको रिएक्ट करा दिया इससे। कैसे रिएक्ट करा, एक बार फिर से बना देते हैं। इधर देखो ध्यान से, देख ध्यान से बेटा, मैंने यहां पर क्या जोड़ा था पहले बता। यहां NH2 जोड़ा था, ठीक है, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड इसके साथ है। यहां पर क्या, किससे रिएक्ट कराया, COS से, इसका H चला गया और इसका OH चला गया। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, तो इसका नाम बदल के हो गया नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। क्यों? क्योंकि हमने नाइट्रोजन पर कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, एसिटाइल। जैसे मान लो मीथेन की जगह मिथाइल बनता है, तो एसिटिक एसिड वाले ग्रुप को क्या बोलोगे, एसिटाइल। समझ आ रहा है? तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, नैग। हमें अभी ये याद नहीं करना, हम कब याद करेंगे, बायोमोलिक्यूल में। इतनी चीज समझ आ रही है? अब मैंने क्या किया, नैग को और मॉडिफाई कर दिया, नैग को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, और उसमें एक और केमिकल मॉडिफिकेशन करके उसका नाम बना दिया नैम। क्या बना दिया, नैम। नैम की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड होता है। हाँ, म्यूरामिनिक एसिड। चलो हमने ये फुल फॉर्म नहीं करनी, आप सिर्फ नैग और नैम याद रखो। पर आपको ये समझ में आ रहा है, नैग और नैम दोनों किससे बने हैं, ग्लूकोज से। सही है? सही है। ये नॉर्मल शुगर है और ये दोनों मॉडिफाइड शुगर है। ये नॉर्मल शुगर है, ये दोनों मॉडिफाइड शुगर है। समझ आ गया? अच्छा, अब जरा ये देखो, हमने क्या किया, ध्यान दियो बेटा, हमने क्या किया, इस तरीके से ये नैग लगा दी। सबको दिख रहा है नैग? इस तरीके से हमने क्या लगा दी, नैग लगा दी यहां पे ऐसे, और इस तरीके से इसके बीच में हमने नैम लगा दिया। नैग और नैम अल्टरनेट लगाता हुआ दिख रहा है सबको? ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, इसमें नैग और नैम अल्टरनेट लगा दिया। दिख रहा है सबको? ठीक है, अब सुनो, क्या हम ग्लूकोज का पॉलीमर बना रहे हैं? नहीं, हम किसका पॉलीमर बना रहे हैं, नैग और नैम का। तो मैंने इनको आपस में जोड़ दिया ऐसे, इस तरीके से मैंने क्या किया, इनको आपस में जोड़ दिया ऐसे। यस, ठीक है। इसमें जो नैम है ना बेटा, नैम के ऊपर मेरे पास कुछ अमीनो एसिड की ऐसे चेन होती है। किस पर होती है, नैम पर। किस पे, नैम पर। क्या हमें इसके नाम याद करने हैं? नहीं। कौन सा अमीनो एसिड है? नहीं। 2013-14 में हम नाम भी याद करा देते थे, पर आपके सिलेबस में नहीं है ये। अब देखो, इस अमीनो एसिड की चेन को मैंने ऐसे क्रॉस लिंकिंग बना दिया आपस में, तो ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये मुझे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ऐसा लग रहा है, तो ये फाइनली ऐसा बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका चेन बनाता, उसे सेलुलोज बोलते। मैं मॉडिफाइड का चेन बना रहा हूं, सही है, समझो ध्यान से। अगर मैं इसकी चेन बनाता, उसे सेलुलोज बोलते, और उसकी सेल वॉल को क्या बोलते हम बोलते प्लांट की सेल वॉल। किसकी सेल वॉल बोलते, प्लांट की सेल वॉल बोलते। यहां तक समझ में आ रहा है? हमने देखा कि बैक्टीरिया में ग्लूकोज मॉडिफाई हो गया, किसमें, नैग और नैम में। किसमें मॉडिफाई हो गया, नैग और नैम में मॉडिफाई हो गया। अब उस मॉडिफाइड वाले ग्लूकोज की चेन बना दी, उस पर क्या जोड़ दिया हमने, अमीनो एसिड। क्या जोड़ दिया, ये अमीनो एसिड की चेन है। ये क्या है, अमीनो एसिड। यस, और इनको आपस में क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस लिंकिंग कर दी। इसको अपने ने क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस लिंकिंग कर दी। कोई डाउट है? यस, क्रॉस लिंकिंग कर दी। क्लियर है? तो नैग और नैम की चेन बना दी, उनको आपस में क्या कर दिया, क्रॉस लिंकिंग कर दिया। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग करने की वजह से प्रॉपर सेल वॉल बन गई। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं।
हमारे पास एक एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, वो ये नहीं होने देती। अगर लंबे लंबे धागे आपस में ऐसे नहीं जुड़ेंगे तो वीक रह जाएंगे। समझ आ रहा है? जो मैंने आपको यहां सेल वॉल दिखाई, ये वाली, ये वाला स्ट्रक्चर आप ये देख पा रहे हो, इसको फिर ऐसे देखो, फिर ऐसे देखो। समझ आ रहा है? तो अगर दो धागे जो नैग और नैम के बने हैं, उनके बीच में अगर क्रॉस लिंकिंग ऐसे नहीं बनेगी तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो वो कौन रोकता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को मार देती है। कैसे मारती है? कि पेनिसिलिन ये क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देती, सेल वॉल नहीं बनती। तो सेल वॉल नहीं है तो सेल मर जाता है ऑस्मोटिक बस्टिंग से। अब समझ आ रहा है ऑस्मोटिक बस्टिंग से कैसे मरेगा? पानी घुसेगा, सेल फट जाएगा। और क्यों नहीं बनने दी उसने सेल वॉल? क्योंकि वो क्रॉस लिंकिंग रोक रहा है। कौन रोक रहा है? पेनिसिलिन। सही है? बोलो, किसको नहीं समझ आया पूछो, जल्दी पूछो। तुम्हें ये समझ में आ रहा है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को केमिकली मॉडिफाई करके दो अलग शुगर बनाते हैं, नैग और नैम। क्या किया? नहीं पढ़ना, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, इवन बायोमोलिक्यूल में भी मत पढ़ो। बस तुम नाम याद रख लो, नैग और नैम। नैग नैम को लगाते चले गए, उसमें नैम के ऊपर अमीनो एसिड की चेन है, उनको क्रॉस लिंकिंग किया, तो तुम्हें सेल वॉल ऐसी बनती हुई दिख जाएगी। जब सेल वॉल बन गई, सेल वॉल प्रॉपर बन गई तो काम कर रही है। पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल नहीं बनने देता। अब यहां पर एक कैच है, एक बात है जो ध्यान रखनी है। अगर वो सेल वॉल नहीं बनने देता, सेल वॉल किसमें बननी है? जो सेल नया बनेगा। तो अगर कोई बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना रहा है, दो से चार बना रहा है, तो उसमें हर बार नई सेल वॉल बनेगी। तो वो बिना सेल वॉल के बनेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। क्यों मर जाएगा बिना सेल वॉल के? क्योंकि उसमें पानी घुसेगा और सेल फट जाएगा। क्लियर है? अब जिसके अंदर सेल वॉल ही नहीं है, जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल है ही नहीं, क्या पेनिसिलिन उस पर काम करेगी? नहीं करेगी। क्लियर है? ऐसा बैक्टीरिया कौन है? माइकोप्लाज्मा। तो मैं एक क्वेश्चन क्या नीट में बना सकता हूं कि नैग एंड नैम, या मैं लिख सकता हूं नैग नैम की सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, लिख सकता हूं। ठीक है। दूसरा मैं क्वेश्चन ये बना सकता हूं, पेनिसिलिन नॉट एक्ट अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा। सही है? बोलो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलो बनाओ। थक गए? कुछ कुछ थक गए। अभी हैबिट नहीं है बेटा आप लोगों को थोड़ा देर तक पढ़ने की। ठीक है? जब एग्जाम थोड़ा पास आता ना तो फिर सारी हैबिट लग जाती है। ठीक है ना? हाँ। वाला जोक सुना है आपने, जिसमें वो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है सर यहां भी दर्द हो रहा है, यहां भी दर्द हो रहा है, यहां भी दर्द हो रहा है भाई, है ना? फिर पीठ पे भी दर्द हो रहा है, हाँ, जहां छू रहा है वहां दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर उसको बुलाता है, दो झापड़ मारता है, कहता उंगली दिखा। उसके उंगली में चोट लगी होती है। नहीं समझ आया? है? जब उंगली में चोट लगी तो जहां छुएगा दर्द नहीं होगा। ठीक है? चलो, आधों को समझ ही नहीं आती है उसके भी बेसिक वीक है तुम्हारे। चलो कोई नहीं। है? पहले सुना है? कब? ऑनलाइन में? तो ऑफलाइन में नया दोबारा सुनाऊं? उसी से काम चला लेगा। नोट्स लिख रहा है ना दोबारा तो। बना बेटा।
बना लो बेटा जल्दी से। हो गया? एक बार नोट लिखवा दें, लिख ले सबने, एक बार नोट लिख लो। नोट लिखेंगे बेटा? लिख रहा है कोई? अभी लिख रहे हो? सबने लिख लिया? पहले बताओ, जल्दी करो जिसने नहीं लिखा। नोट लिखेंगे? लिखो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रिवेंट, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रिवेंट सेल वॉल फॉर्मेशन, प्रिवेंट सेल वॉल फॉर्मेशन। लिख, पेनिसिलिन की स्पेलिंग लिख लेंगे सब। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है बेटा, पेनिसिलिन, फिर क्या लिखा हमने? एंटीबायोटिक, प्रिवेंट सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या प्रिवेंट कर रहा है? सेल वॉल फॉर्मेशन। ब्रैकेट में लिखो क्रॉस लिंकिंग, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्रॉस लिंकिंग। उसके बाद लिखो, लिखो कॉमा करके, इट किल सेल बाई, कैसे मर रहा है सेल? ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। इट किल सेल बाई ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। वो सेल को मार रहा है कैसे? ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे सुनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, ध्यान सुनेंगे, ये तो हमने इसके लिए लिख लिया। कौन से सेल पर काम नहीं करती है? माइकोप्लाज्मा पे। लिखो जल्दी लिखो, पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव, पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा। पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा। रीजन लिखो ब्रैकेट में। रीजन क्या लिखोगे? माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। रीजन लिखो, नो सेल वॉल। रीजन क्या लिखोगे? नो सेल वॉल। ठीक है, डन? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलेंगे। आगे नेक्स्ट हमने वो सब नहीं लिखा ना, अमीबा वाली बात, उसको ही नोट में लिख लो। लिखो
नोट करके लिखो, अमीबा एंड यूग्लिना, अमीबा एंड यूग्लिना। ये नहीं लिखा ना हमने नोट में, नहीं लिखी नहीं वाली बात, लिख लेते हैं। अमीबा एंड यूग्लिना क्या है भाई उसमें? हाँ, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, पहले लिखो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। अमीबा एंड यूग्लिना कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लिख लिया बेटा? अमीबा एंड यूग्लिना प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टू रिमूव एक्सेस वाटर। क्या रिमूव करना है? एक्सेस, ज्यादा पानी, टू रिमूव एक्सेस वाटर। क्लियर है? बोलो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां से आपको एक टेक्निक बता रहे हैं जिसे अपने ग्राम स्टेनिंग कह रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? सही है? हेडिंग डालो। देखो, हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप। अब मेरी मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे, ये हमने हेडिंग डाल ली, मेरी तरफ देखना ध्यान से बेटा। ये मैंने एक सेल बना दिया, ये एक और सेल है, इसमें ये सेल वॉल बना दी, और इसमें सेल वॉल बना दी, इसमें ये ग्लाइकोकैलिक्स बना दी, इसमें ग्लाइकोकैलिक्स बना दी। अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले सेल में ज्यादा थिक सेल वॉल है, दिख रहा है सबको? इसमें क्या है? सेल वॉल थिक है, और ये भी बोल सकते हो कि थिक सेल एनवलप है। भाई सेल एनवलप भी तो थिक है, तो रियल में जो थिकनेस होती है ना वो सेल वॉल की होती है। पर एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है सेल एनवलप थिक है। क्यों? क्योंकि सेल एनवलप में भी तो सेल वॉल है। अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं? रिपीट करता हूं, देख, यहां 3 लेयर सबको दिख रही है, इसमें सेल वॉल थिन है ना? तो इसमें क्या है? सेल वॉल थिन है, इसमें क्या है? सेल वॉल थिक है। तो वैसे डिफरेंस तो सेल वॉल का ही होता है, लेकिन एनसीईआरटी सेल एनवलप लिखती है तो हम वही याद करेंगे। भाई मैं ये कह रहा हूं 3 लेयर में से सेल वॉल मोटी है एक में, और एक में सेल वॉल पतली है, तो थिकनेस तो सेल एनवलप पे भी तो फर्क पड़ेगा। तो एनसीईआरटी ने सेल एनवलप लिखा है, हम भी सेल एनवलप ही याद करेंगे, पर दिमाग में रखेंगे कि सेल एनवलप का कौन सा पार्ट थिक है? सेल वॉल। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले बैक्टीरिया को, अपने कह रहे हैं ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव। इस वाले को क्या बोल रहे हैं? ग्राम पॉजिटिव। अब ये डिफरेंस कैसे आएगा, उसकी एक टेक्निक है, उस टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं? ग्राम स्टेनिंग। क्या नाम देते हैं? ग्राम स्टेनिंग। अब ये क्या है पहले समझ लो, पहले पूरा समझ लो, कोई लिखेगा नहीं। देखो, सबसे पहले स्टेनिंग का मतलब होता है कलर देना। स्टेनिंग का क्या मतलब होता है? कलर देना। तो स्टेनिंग का मतलब होता है हम कलर उस पर प्रोवाइड करते हैं। हम 2 तरीके से चीजों को स्टेन करते हैं। इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो, ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो। मान लो ये आपके पास 2 अलग अलग सेल है, एक ये है, एक ये है, ठीक है? ठीक, सॉरी, सेल ये रहा, ये रहा सेल, ये रहा सेल। एक तरीका है कि मैं स्टेन जो है वो सेल को कर दूं तब वो दिखे, समझने की कोशिश करना। एक तरीका है मैं सेल को स्टेन कर दूं, दूसरा तरीका है मैं बैकग्राउंड पे कलर कर दूं, तब भी सेल दिखेगा। अरे समझ आ रहा है मैं कह रहा हूं? या तो बैकग्राउंड को कलर कर दो या सेल को कलर कर दो, अगर देखना है। इसको कहते हैं, ये वाला जो तरीका हम ज्यादातर ये यूज करते हैं।
स्टेनिंग का मतलब होता है कलर देना ताकि वो दिखे माइक्रोस्कोप में। सही है। ऐसा तरीका एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, उसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम। उसने क्या किया था वो देखते हैं। उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने ली थी ऐसे स्लाइड, ये एक स्लाइड है, ठीक है। इस पर उसने काफी सारे क्या डाल दिए, बैक्टीरिया। ये सारे क्या हैं? बैक्टीरिया। अभी ये बैक्टीरिया विजिबल नहीं है, बैक्टीरिया विजिबल नहीं है, बैक्टीरिया नॉट विजिबल। यस। अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया, ध्यान देंगे। हमारे पास ये स्लाइड थी, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, टेढ़ी बन गई वो, देखो। अब उसने उस पर स्टेन डाल दिया, ठीक है। स्टेन जो डाला उसने वो कुछ इस तरीके का डाल दिया जिससे सारे बैक्टीरिया पे पर्पल कलर आ गया। तो यहां पर उसने जो स्टेन डाला उसको ग्राम स्टेन कहते हैं। उसका एक कलर होता है, हम चाहे तो कर ले, उसका नाम क्रिस्टल वायलेट होता है। पर ये आएगा नहीं नीट में, ये कभी भी नहीं आएगा कि नीट में कौन सा स्टेन था। उसने एक कलर डाल दिया उस पर जो वायलेट जैसा था, उसे स्टेन कहते हैं। अब उसने क्या किया, उसने उसमें से स्टेन निकाला वापसी, उसे कहते हैं डी स्टेनिंग। स्टेनिंग का उल्टा क्या किया उसने, डी स्टेनिंग करे। तो जब डी स्टेनिंग करी, डी स्टेनिंग करी, ध्यान देंगे बेटा, जब उसने डी स्टेनिंग करी, ऐसे ध्यान दो, तो कुछ बैक्टीरिया में स्टेन रह गया और कुछ बैक्टीरिया में से स्टेन निकल गया। समझ आ रहा है? अरे बोलो। पहले कोई भी बैक्टीरिया दिख नहीं रहा था, उसमें एक स्टेन डाल दिया। स्टेन कौन से वाला डाला है, जिसमें सेल कलर कर रहे हैं, ठीक, सही है। स्टेन का ये नाम है, उसको हम ग्राम स्टेन बोल सकते हैं। स्टेन डालने के बाद सारे बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया, उसने क्या किया, अपटेक। अपटेक मतलब ले लेना, उसने स्टेन को ले लिया, सारे बैक्टीरिया ने स्टेन ले लिया, उसके अंदर चला गया सारे बैक्टीरिया में। अब क्या की उसने, डी स्टेनिंग करी। क्या करी, डी स्टेनिंग। अब यहां पर लिखा मैंने, सम बैक्टीरिया लूज स्टेन, जिसमें से स्टेन चला गया वो दिखेगा ही नहीं, उसको हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव। और जिस बैक्टीरिया ने रिटेन स्टेन किया उसको हमने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव। सही है। फिर उसको किसी दूसरे से कलर करना पड़ेगा क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। बोलो, ये चीज क्लियर है? तो बैक्टीरिया की दो क्लासिफिकेशन है। पहली है शेप के हिसाब से, कोकस, बैसिलस, विब्रियोर, स्पाइरिलम। दूसरी क्लासिफिकेशन है स्टेन के हिसाब से। तो हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ध्यान दो बेटा, हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया आ गए। हमारे पास क्या आ गए, दो तरह के बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग एबिलिटी टू अपटेक, या तो ले सकता है या रिटेन, लेकर रखे अपने पास स्टेन। हमारे पास कितने टाइप के बैक्टीरिया हैं, दो टाइप के बैक्टीरिया हैं। कौन कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब तुम्हारे सिलेबस में ध्यान देंगे, तुम्हारे सिलेबस में जो ग्राम पॉजिटिव है, जो तुम्हारे पास ग्राम पॉजिटिव है, भाई तुम स्टेन तो करोगे नहीं क्लास में बैठ के, तो तुम्हें उसके नाम याद कराने पड़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाले में एक नाम जरूर याद कर लो, लैक्टोबैसिलस। क्या याद करोगे, लैक्टोबैसिलस। ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया। यस। अच्छा, माइकोप्लाज्मा में भी तो स्टेन रुकेगा नहीं, क्योंकि क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, इनमें मुझे और क्या डिफरेंस मिलेगा, पॉजिटिव वाले की सेल वॉल क्या है, ठीक है, यस। इसकी सेल वॉल
थिन है, इसकी सेल वॉल थिन है। यस, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और याद रखना जो हम आगे पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव में पोरिन्स एंड पिलाई नाम के स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। यस, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पोरिन्स एंड पिलाई। तो ये एक तरह का डिफरेंस बनाया हमने, पिलाई प्रेजेंट होते हैं। आप चाहो तो और एग्जांपल पढ़ सकते हो, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम नाम सुना था आपने, तुम्हारे सिलेबस में है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। यस, ब्यूटाइलिक एसिड बनाता है। तो हमें ये समझना है, एनसीईआरटी क्लियरली लिखती है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, सेल वॉल नहीं लिखती, सही है, सेल एनवलप लिखती है, पर सेल एनवलप में क्या थिक है? सेल वॉल थिक है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, सेल वॉल किसकी बनी है? नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड्स की। कोई डाउट नहीं? हो जाएगा, बनाइए। है बेटा, डी स्टेनिंग एसीटोन से करते हैं, पर वो आएगा ही नहीं। पहले मैं लिखवाता था पूरा प्रोसेस, पर प्रोसेस सिलेबस में नहीं, एनसीईआरटी में देखा है क्या? तो फिर मैं क्यों लिखवाऊं? मैं तो इस बात को सिर्फ समझा के निकल जाऊं ना, क्योंकि तुम्हें मैं जितना लिखा दूंगा सारा याद कर लोगे, तो दिमाग में जगह कहां इतना रखने की। समझ आ रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नोट्स और कम करूंगा। है बेटा, डोपा मिलेगा? यस, कल से देते हैं, आज रुक जाओ, ठीक है। हाँ, मैं लिख के लाया नहीं हूं आज, कल मैं लिख लाऊंगा इस पे, या भी लिख देंगे, कोई बात नहीं, पर अभी लिख नहीं पाएंगे यार, क्लास आपकी दूसरी क्लास है ना फिर। ग्राम पॉजिटिव होती है, पर कोशिश कर, मेरी बात सुन ध्यान से, कोशिश कर वही याद कर जो तेरे, कभी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में पिछले 7-8 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 10 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ज्यादा ज्यादा वो क्या पूछेगा? थिकनेस किसकी है, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि आपको नोट्स वो लिखवाएं जो प्योर एनसीईआरटी हो, बहुत ज्यादा बाहर से जाएंगे ना तो ठीक नहीं है। आपकी नेक्स्ट क्लास 12 बजे है, 12:15, ओके। 12:15 से 1:45, 2 बजे फिर आप घर चले जाते हो, ठीक है? हैं? तब तक तो मर जाते हो भूख से, नहीं है? लास्ट क्लास में भूख लगती है, सही है ना? बीएन सर तो थोड़े मोटे ताजे हैं, उनको बना लो किसी दिन, पका लो। नहीं, सुबह 5 बजे करा दें? अच्छा, ठीक है। नहीं बेटा, अभी उसको 15 मिनट करेंगे ब्रेक को। अभी क्या है कि क्योंकि आपका इनिशियल चल रहा है, तो इसलिए ब्रेक कैसे करेंगे, पहला और दूसरी क्लास के बाद जो तीसरा ब्रेक हुआ करेगा, वो आप लोग के लिए वो आधा घंटा करेंगे। पहले 2 ब्रेक जो होंगे वो 15-15 मिनट करेंगे। रीजन क्या है? आप उसमें पानी वानी पी लो। जो दूसरा ब्रेक आधा घंटा करने का रीजन है कि आप घर से या कुछ लेकर आए करो, उसको उसमें खा लिया करो। है? 3 नहीं, कितने ब्रेक होंगे? 2 होंगे ना फिर। हाँ, तो पहला छोटा होगा, दूसरा बड़ा करेंगे आगे से, थोड़ा एक बार सेट हो जाए सारा, ठीक है। क्योंकि लॉजिक ये है कि आप कुछ घर से लेके आए, कुछ मतलब फल रख लें, कुछ भी चीज बिस्किट रख लें, कुछ खा लें। है? पिटाई खाएगा? पढ़ ले चुपचाप।
क्रिश्चियन ग्राम, VIZ लिखा हुआ है, देख सिर्फ ग्राम लिखा हुआ है। ग्राम वो क्रिश्चियन ग्राम है एक्चुअल में, विज लिखने का कुछ और पर्पस है उसका, अभी छोड़ दे। उसलिए हमने उसको ग्राम स्टेनिंग लिख दे रहे हैं ना, कि ग्राम लिख दिया उसने, भाई साइंटिस्ट के नाम पे है ना, इसलिए लिख दिया इसको हमने। ठीक है, चलिए। हो गया, अगली स्लाइड देख ले। लिख लिया हो तो मैं चेंज करूं? लिख लो, पहले लिख लो, 1 मिनट लिख लो। कल परसों क्या हो गया तुझे? हैं? क्या हुआ, क्या है? हैं? कब टेस्ट देना तुझे? बेटा बात ये नहीं कब तक कंप्लीट होगा, तुझे कब तक आएगा, है ना? समझ बात को, तब तक आना चाहिए। ठीक है, तो एक सिलेबस का टाइम होता है, जो तुम्हारा ड्रॉपर का सिलेबस होता है, वो मिड फैब के अराउंड जाता ही है। उससे पहले अगर हम कराएंगे तो फिर आएगा नहीं, है ना? ठीक है, कितना भी मान लो अगर उसको, क्योंकि आप ये भी समझो ना, अपने इसको तेज नहीं अभी बढ़ा सकते, आपको आप अभी उस फ्रेम में हो ही नहीं। धीरे धीरे आप 15-20 दिन महीने में उस दिमाग में आ जाओगे कि आप थोड़ा तेज पढ़ पाओगे, अभी उस फ्रेम में नहीं हो। सही है? ठीक है। कब ऐसा बेटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अगस्त में खत्म कर लो, 15 बार रिवीजन करो तो सिलेक्शन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको टेस्ट लगातार देने पड़ेंगे। एक चीज जो हम यहाँ करा सकते हैं आपके लिए, कि टेस्ट ज्यादा करा दें, है ना? जैसे मैं बिलीव करता हूं कि हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसका एक चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए, है ना? वो सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो करा सकते हैं। क्योंकि आप ये सोचो, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि यार सिलेबस को अपने नवंबर में खत्म करें, अक्टूबर में खत्म करके फिर हम 6 बार रिवीजन करें। पहले सिलेबस ढंग से खत्म करना चाहिए, और रिवीजन उसके साथ ही चलना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि आप खा लो पहले सारा फिर आराम से पचाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ऐसा नहीं है ना 10 रोटी खा लें फिर अब पाचन क्रिया शुरू होगी, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, वो साथ चलना चाहिए। आ जाओ, ठीक है। हाँ, कर लो। गैप अभी दे रहे हैं बेटा, बाद में थोड़ा कम करेंगे गैप्स को, अभी क्योंकि आप सेटल हो रहे हो, है ना? और वैसे भी घर पे कोई काम तो है नहीं तुम्हें, तो यहीं बैठे रहा करो। कोई काम है किसी को? है? गेहूं कट गए? है? कट रहा है? कट गया होगा यार, अप्रैल चल रहा है, कट के भूसा भी उठ गया है।